साबिक गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून से तल्लक रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं। आज का जो फैसला हुआ है उस हवाले से एक तो बतौर गवर्नर साबिक गवर्नर के इनकी राय लेते हैं और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के बारे में परसेप्शन क्यों बन रही है कि मुस्लिम लीग नून शायद इलेक्शन से फिरार चाहती है। रफ़ीक रजवाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने साइट टीवी को टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का जो फैसला आया है आईनी तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, लेकिन इसमें लकूने कितने हैं? आइंदा आने वाले दिनों में इसके खिलाफ हुकूमत या इलेक्शन कमीशन किसी और फोरम पे यानी उसमें फुल कोर्ट में जा सकती है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये बात है, पहली बात कर लें कि हम एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और हमारी आवाम में जड़े हैं। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे और ना ही भागना चाहते हैं। हम तो जैसे मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह से पॉलिटिकल वर्कर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अब इलेक्शन जो कराने हैं वो आज तो हुक्म हो गया कि आप 90 डेज़ के अंदर आप तारीख दें और इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है सर आंखों पे। ये तासुर बिल्कुल गलत है, हम भागना चाहते हैं। हम कहते हैं सिस्टम के तहत चले, पार्लियामेंट को मियाद पूरी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया इमरान खान साहब की पार्टी ने, फिर वो इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, फिर उसी पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं। तो दरमियान में जो गैप आया, दरमियान में जो हालात पैदा हुए, दरमियान में जो अदम इस्तेकाम हुआ, दरमियान में जो लॉन्ग मार्च जो सारा कुछ हुआ, पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ एक सिंगल पार्टी की वजह से? कोई फ़ायदा हुआ एक एहतजाज और इंतशार की वजह से? कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, अलबत्ता ये बात है कि 2 असम्बलियों के इलेक्शन का हुक्म हुआ। एक और नई बहस चली है जो मैं दूसरे चैनल पे गुजारिश कर चुका हूँ। बहस ये चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट बार में भी ये बात चल रही थी कि क्या 4/3 का फैसला है। 2 जज साहबान जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये फैसला लिखवाया था अपने 2 जज साहबान ने कि जी कि ये दरख्वास्त जो है प्राइमा फेशी मेंटेनेबल नहीं है, गालबन यही फैसला था। तो आज जो फाजिल जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अपना जमाल बंदोखेल साहब ने भी कहा कि उनके 23 तारीख के हुक्म से हम एग्री करते हैं, गालबन यही अनाउंस हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो नई बहस चल चुकी है कि उन 2 जज साहबान का जो 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे वो फैसला भी फाइल का हिस्सा है। इन 2 जज साहबान जिन्होंने आज इख्तलाफ किए तो ये 4 हो जाते हैं और 3 वो हो जाते हैं जिनको अक्सरियत ही आज कहा है। पर ये बहस है, इसका क्या अंजाम होता है मैं उसका ना कोई पार्टी हूँ ना कोई चीज़ हूँ। रजवाना साहब, आप गवर्नर के ओहदे पे होते, बलीगुर रहमान की जगह आप होते तो ये फैसला हो जाता, आप क्या करते? मैं तो कानून और आइन का अमल दरामद का पे यकीन रखता हूँ और मारूजी हालात जो होते, मैं अगर होता तो मैं देखता कि क्या करना है इसका। वैसे तो अमल करना चाहिए। अब सदर साहब जो हैं वो पंजाब के मामलात में डायरेक्टली तौर पे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन्वॉल्व हो गए। तो जो गवर्नर का एक आइनी ओहदा है तो वो थोड़ा सा मतलब सदर डायरेक्टली तौर पे आ गए, गवर्नर थोड़ा नीचे। तो ये और इसी तरह इलेक्शन कमीशन को वो भी एक आइनी ओहदा है, इस अंदाज में डायरेक्शन दी गई हैं। तो कुछ यूँ नहीं लग रहा कि आइनी ओहदेदारों और आइनी इदारों और आइनी ओहदों को जो है वो थोड़ा दबाव में लाया जाए? नहीं, दबाव की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदालत उज़्मा है, सबसे बड़ी अदालत है। और जब ये अदालती फैसला आ जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, उस पर जो कानूनी रीज़नेबल ऑब्जेक्शन है वो तो किए जाते हैं और इसी वजह से जो है ना रिव्यू पिटीशन भी दायर होती है। बहरहाल जो भी अदालत का हुक्म है उसका मनवन अमल होना चाहिए, सब्जेक्ट टू के उसके बाद दरमियान में क्या डेवलपमेंट हो। आप अपनी पार्टी को ये राय देंगे कि इसी को बेस बना के जो आपने पहले कहा 4 जजेज जो हैं उनका नोट इख्तलाफी हो गया ना, 2 का पहले 2 का, तो इसी को बुनियाद बना के तो फुल कोर्ट की तरफ जाए? नहीं, फुल कोर्ट की तरफ तो नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये रिव्यू पिटीशन हो सकती है। और ये बुनियादी बात यह है कि फुल कोर्ट की जो एक गुजारिश थी ना, ये बड़े अरसे से 3-2 का एक फ़ैसले आ रहे हैं, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इशूज़ पे फ़ैसले आ रहे हैं। 3 एक तरफ, 2 जज साहबान एक तरफ। इस सारे किस्से को ख़त्म करने के लिए काश के 63 पर भी फुल कोर्ट बन जाती, काश के आज के फैसले के। इसमें तो आपने वापस ले ली ना दरखास्त, आप वो जब कोर्ट की वापस देखिए बात सुने, जब जज साहब का एक व्यू नज़र आ जाता है, जज साहबान का इससे एग्री नहीं कर रहे तो फिर वापसी ही ली जाती है। दस्तबरदार होने का भी एक वजह होती है कि जज साहबान एग्री नहीं कर रहे तो वापस ले लें। तो अब मजमूई तौर पे ये तय हो गया कि अब आइनी तौर पे ये बाउंड हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आपकी पार्टी, आपके इत्तेहादी के पंजाब में अब आप सदर के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद खाली हमारी पार्टी की बात नहीं है, ये आइन का फैसला है, अदालत का फैसला है, खाली मुस्लिम लीग नून का फैसला के बारे में फैसला नहीं है, ये ओवरऑल फैसला है।
कोई एक मखसूस जमात का नहीं है। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रजवाना साहब। हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार। सर, किस नज़र से इस फैसले को देख रहे हैं? आया ये फैसला जो 3-2 से आया है, रिजवाना साहब कह रहे थे 2 जजेस पहले भी इख्तलाफ करके चले गए, उनका भी आर्डर में इस फाइल का हिस्सा है, तो 4-3 मैं तो वो कहूँगा। तो आप इस फैसले को किस नज़र से? देखिए, अब इसकी नकल लेनी बाकी है। अब तक ये मालूम नहीं हो रहा और संजीदगी से ये मालूम नहीं हो रहा कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 2-3 का फ़ैसला है, क्योंकि बाकी जो दो जजेस जिनको जो इख्तलाफ के हवाले से जिन्होंने कहा कि वो चले गए, तो 2 जजेस ने भी यही कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। अब बाकी जो 2 जजेस ने और कह दिया ये मेंटेनेबल नहीं है, 2-2-4 हो गए, बाकी रह गए 3, तो एक मज़ीद जो है ना एक मसला पैदा हो गया है। अब देखते हैं कि ये मसला कैसे रिजॉल्व होता है। लोगों का एक सवाल है कि फुल कोर्ट वाली एप्लीकेशन वापस क्यों ली गई? अगर एक बार दी गई थी, रिजवाना साहब कहते हैं हमें अदालत का मूड नज़र आ गया था कि अदालत ने नहीं बनानी, तो मूड पे फैसले किए जाते हैं या फैसला बेहतर होता ले लेते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि वो बग़ैर मशवरे के वापस ले ली गई। वो मुझे नहीं समझ आया। मुझे जो बैठे बैठे जब वो आर्ग्यू कर रहे थे, हालांकि वो आर्ग्यू तो अपने बिहाफ पे कर रहे थे, पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे थे, मगर एप्लीकेशन उन्होंने एज ए होल वापस ले लिया। अब वो चूँकि एक सीनियर एडवोकेट हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, तो हम फिर एतराज़ नहीं कर सके, मुनासिब नहीं लगता था। वैसे हमारी रजामंदी के बगैर वो वापस ली गई। फैसले के रिव्यू का कोई प्रोग्राम है? अभी कोई फैसला? इलेक्शन कमीशन ने भी एक इजलास हंगामी तौर पर तलब कर लिया। फैसले की कापी मिल जाए फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार वो मौजूद थे। रफ़ीक रजवाना जो साबिक गवर्नर पंजाब थे वो मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि मुकम्मल जब फैसला हमें मिलेगा, इसकी कॉपी जब मिलेगी तो उसके बाद ही हम ये तय करेंगे कि आया इसको हमने जो है चैलेंज करना है नहीं करना। उसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि 2 जजेस जो इससे पहले इस बैंक से अलग हुए, उनमें जस्टिस अतर मिनल्ला थे, जस्टिस याया अफरीदी थे। उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मेंटेनेबिलिटी पे किया था कि ये मेंटेनेबल सो मोटो है ही नहीं। अच्छा, 2 अभी जो जजेस के इख्तलाफी नोट आए हैं, इन्होंने भी सस्टेनेबल नहीं करार दिया, मेंटेनेबिलिटी पे बात की। तो अब रफ़ीक रजवाना जैसे कह रहे थे कि अब ये भी सवाल उठ गया है कि आया 4 जजेस जो हैं वो इसके खिलाफ गए हैं, 2 का तो चले इख्तलाफी नोट हो गया, 2 ने पहले कर दिया। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बहस है जो इस वक्त लीगल हलकों में चल रही है। हमारी जो सीनियर वकला से बात हुई है उनमें ये बहस चल रही है। तो इस वक्त भी अगर मजमूई तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला की बात करें या उनकी राय की बात करें, तो उनकी राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, बाइंडिंग तो सब पे है। और इस हवाले से ये भी साथ आपको बताता चलूँ, देखने वालों को, अपने नाज़रीन को, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक अहम इजलास तलब कर लिया है, और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तसर फैसले का, तफसीली फैसला तो अभी थोड़ी देर बाद या हो सकता है कल जारी हो या परसों हो, लेकिन यह है कि जो इब्तदाई फैसला, मुख्तसर फैसला है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपने इस इजलास में, हंगामी इजलास में देख रहा है। इलेक्शन कमीशन अब इस हवाले से अपने इजलास में क्या तय करता है, आया सदर के साथ मुशावरत को जो है वो उसका फैसला किया जाता है, क्योंकि वो तो वाज़े तौर पे है कि सदर के साथ मुशावरत करनी है। आया सदर के साथ मुशावरत होती है नहीं होती, ये तो इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा अपने इजलास में तो उसके बाद ही पता चलेगा। सहरिश कुछ कानूनी नुकात उठ रहे हैं। 2 जजेस पहले से जो हैं वो बैंक से चले गए मेंटेनेबिलिटी पे, 2 ने अब कह दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जी, जैसे हमारी रफ़ीक रजवाना से बात हो रही थी कि 4-3 का फैसला बनता है। तो आप इस जो कानूनी पहलू है इस पे क्या कहेंगी? ज़रा यहाँ पे आ जाइए। शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। शुएब शाहीन साहब, मजमूई तौर पे इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? और कुछ ये कहा जा रहा है कि ये 4-3 का फैसला बन गया, 2 तो जजेस पहले मेंटेनेबिलिटी पे बोल के गए कि मेंटेनेबल ही नहीं है, और 2 ने अब कह दिया। पहली बात तो यह है कि आज आइन की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने आइन को प्रिजर्व रखने, उसको प्रोटेक्ट करने, उस पर अमल दरामद करने की कसम उठाई हुई है। तो आइन को अमल दरामद करने का ये केस था। जब आइन कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं तो होने हैं, तो इसलिए उसमें जो डिलेइंग टैक्टिक्स जो लोग इस्तेमाल करना चाहते थे उनकी नाकामी हुई है, गैर जमहूरी कुव्वतों की नाकामी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन फ़ैसला है। जहाँ तक ये कहा गया है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पहले डिसेंटिंग व्यू लिया था, तो 2 जज साहिबान
جو 4 کے 4 فارغ ہوئے اس میں وہ بھی ویو تھا جسٹس سجاد الحسن مظاہر اکبر نقوی کا کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہیں. لہٰذا اگر پچھلے دیکھیں اب 5 ممبر بینچ بن گیا ہے تو 5 ممبر بینچ نے ہی فیصلہ کرنا ہے, کوئی اور اس میں فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم تصور کر لیں کہ اگر ایسا ہے تو وہ انٹرم آرڈر ہی اگر کاؤنٹ ہونے ہیں تو 4 ججز میں سے 2 ججز نے ان 3 ججز کے ساتھ حق میں وہ اپنا نوٹ دیا اور 2 جج صاحبان نے خلاف نوٹ دیا, تو اس کا مطلب ہے 5/4 کا پھر فیصلہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا کرتا. ہوا یہ کرتا ہے کہ جو فائنل بینچ بنا ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان نے میجورٹی ویو آئے گا وہ ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ کہلائے گا, وہی حتمی فیصلہ کہلائے گا. اچھا شعیب شہین صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ بار اس میں جو ہے درخواست گزار تھی, تو اس کے بعد اب جو نئی پارٹی آئی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. آپ بار کے صدر تھے, انہوں نے کہا جی وہ کوئی پرسنل فیصلہ تھا, اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں ہم نے ریزولوشن پاس کرائی تھی جس میں 11/1 کے ووٹ سے ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس آئینی پٹیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک ووٹ تھا جس نے کہا تھا کہ ہم نہیں, ہمیں کرنا چاہیے. 11 ممبرز نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہمیں آئینی پٹیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے پٹیشن. تو لہٰذا نئی باڈی نیا فیصلہ جو چاہیں کریں, لیکن ہمارا مقصد کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عابد زبیری صاحب, ہمارے وہ وکیل تھے, ہم سپریم کورٹ کے پاس کچھ اور لینے نہیں آئے تھے. ہم لینے آئے تھے کہ آئین کی بالادستی ہو, آئین کی تشریح ایسی ہو کہ 90 ڈیز آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. کوئی آئین کی بالادستی کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو وہ نہ کرے, قانون پہ عمل درآمد کرائیں. اور یہ ہماری بار کے صدر کی حیثیت سے, بار کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے میری اور میری کیبنٹ کی ذمہ داری تھی جو ہم نے بآحسن طریقے سے نبھائی ہے. بہت شکریہ. حامد خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. خان صاحب, اس سائٹ ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کا شکریہ. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کو مجموعی طور پہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اتنا وقت ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ پورا پروسیجر کر لے؟ کیونکہ 2-4 حلقوں کے تو یہ الیکشن نہیں ہے, یہ تو تقریباً 70% آبادی ہے کے پی اور پنجاب کی. جی صحیح کہتے ہیں, اور اس میں قصور ان کا اپنا ہے الیکشن کمیشن کا. اس کو ڈیٹ دے کے ابھی تک الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے تھی. اس میں قصور ہے گورنرز کا, جنہوں نے اپنی آئینی جو فرض ہے وہ پورا نہیں کیا. لہٰذا یہ کوئی بہانہ نہیں ہے, اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر جانبدارانہ رویہ نہیں تھا جب وہ کہتا تھا کہ جی ہمیں فنڈز نہیں دے رہے ہیں, ہمیں سیکیورٹی نہیں دے رہے ہیں. بھئی آپ لیں گے, آپ آرڈر کریں. آئین کہتا ہے کہ ساری انتظامی اتھارٹیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گی. ہو سکتا ہے اس لیے, اور مزید کوئی بہانہ, آلریڈی ملک کا بڑا نقصان کیا ہے اتنا عرصہ الیکشن کی ڈیٹ نہ دے کے. یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ کمی پوری کر دی. کامران مرتضیٰ صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریویو میں جائیں گے, ابھی فیصلہ میں مل جائے گا, کاپی ہمیں اٹیسٹڈ مل جائے گی, ہم ریویو میں جائیں گے. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 ججز پہلے جو بینچ سے الگ ہوئے ان کا بھی فائل میں آرڈر شیٹ میں موجود ہے, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مینٹینیبلٹی ہی نہیں ہے سو موٹو کی. تو بطور ایک آئینی ماہر کے آپ اس پہ کیا؟ یہ بالکل بے بنیاد بات کر رہے ہیں وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نوٹ ہے وہ ریکیوز کرنے کا, اپنے آپ کو الگ کرنے کا نوٹ ہے, وہ اوپینین آف دی کورٹ نہیں بن سکتا. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اسی طرح 2 اور ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. ہمیں ان کے ویوز سے کچھ تعلق نہیں ہے. اب صرف جو بینچ تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سن رہا تھا وہ 5 رکنی تھا. 5 رکنی بینچ یا ان کی اکثریت جو ہے وہی آئینی طور پر فیصلہ دینے کی مجاز تھی, اور انہوں نے فیصلہ دے دیا. اچھا, آخری سوال. پی ٹی ایم کا یہ موقف ہے کہ ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے 3-2 سے ہی آتے ہیں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے. تو عمومی طور پہ 62-63 پہ بھی فل کورٹ نہیں بنی, تو آپ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے آئینی معاملات پہ فل کورٹ ذرا تمام پارٹیاں جو ہیں وہ مطلب اس سے مطمئن؟ دیکھیے فل کورٹ کی کوئی اس قسم کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنا لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں فل کورٹ. لیکن یہ صوابدید تو چیف جسٹس کی ہے کہ وہ 9 رکنی بینچ بناتے ہیں, 5 کی بناتے ہیں, 12 کی بناتے ہیں, وہ ان کی انہوں نے نہیں بنایا.
لہٰذا آپ مجبور نہیں کر سکتے چیف جسٹس کو کہ آپ فل کورٹ بٹھائیں. جو انہوں نے بینچ بنایا ہے یہ ان کی صوابدید تھی. انڈیا میں بھی 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوشنل میٹرز سنتا ہے انڈین سپریم کورٹ میں. تو 5 رکنی بینچ کا سننا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آئین کے خلاف گئی ہو. بہت شکریہ حامد خان صاحب. سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنانا چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار ہے، اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ نہیں بنایا، 5 رکنی بینچ بنایا، تو 5 رکنی بینچ جو ہے ہمسایہ ملک میں بھی جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ 5 رکنی بینچ ہی سنتا ہے. جی